पाकिस्तान ने ईरान को आखिरकार ये रास्ता दिखाया कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की गई हत्या का जवाब कैसे दे सकता है। मुझे यकीन है आप में से कई लोग सिर्फ इस एक वाक्य के आधार पर अपनी अपनी राय बना लेंगे। Today is June 24, and we have a special edition of Transition Protocol because we have something very significant to talk about. And to talk about the very significant events of the last few months that have resulted in very significant developments in West Asia, I have my very good friends, Larry Johnson and Pepe Escobar. तो कृपया हमारा समर्थन करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं लैरी जॉनसन से। Now to Larry Johnson. मुझे ये सारा भारी काम करना पड़ता है और साथ ही पेपे से बात भी करनी होती है। आप जानते हैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि पेपे और मैं एक दूसरे के पीछे भागते रहे, बस इसलिए कि हमें बैठकर बात करना अच्छा लगता है ताकि हम आपसे साझा कर सकें कि क्या चल रहा है। सोचिए अगर आपने हमसे 2 महीने पहले पूछा होता कि क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने में मुख्य भूमिका निभाएगा, तो लोग कहते अच्छा, अब तो हमें आपका ड्रग टेस्ट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपने ऐसा कहने से पहले कुछ लिया तो नहीं। असल में यही बात साबित हुई है। पाकिस्तान पर्दे के पीछे काम कर रहा है और उसे चीन का पूरा समर्थन और प्रोत्साहन मिला हुआ है। और देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिम में इस पूरे रिश्ते को न तो पूरी तरह समझा गया है, न ही उसकी अहमियत को सही मायने में महसूस किया गया है। उन्होंने जबरदस्त बढ़त हासिल की है, सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर नहीं बल्कि सैन्य और खुफिया मोर्चे पर भी। उदाहरण के तौर पर CNN ने कल ही रिपोर्ट किया कि जेलीफिश ड्रोन के बारे में जानकारी मिली है। बताया गया कि F-1 विमान जो करीब 2 महीने पहले ईरान में इस्फहान के दक्षिण में गिराया गया था, उसमें जो पायलट का साथी था यानी नंबर 2 व्यक्ति, उसने इन ड्रोन को देखा था। उसने बताया कि ये ड्रोन आपस में तालमेल बनाकर उड़ रहे थे और शायद विमान को गिराने में उनकी भूमिका रही। दुनिया में ऐसा करने के लिए कौन सा देश जाना जाता है? हाँ, वो है चीन। जिसने भी उनके नए साल के जश्न देखे हैं, चाहे वेस्टर्न न्यू ईयर हो या चीनी न्यू ईयर, उसने देखा होगा कि वहाँ ड्रोन का एक शानदार प्रदर्शन होता है। 1000 से ज्यादा ड्रोन एक साथ पूरी तालमेल में उड़ते हुए। तो हाँ, उन्होंने उस तकनीक को पूरी तरह से निखार लिया है। अब वही तकनीक वो युद्ध के मैदान में ले आए हैं। उन्होंने ईरान को ऐसे मिसाइल दिए हैं जो अमेरिकी ठिकानों पर इस्तेमाल हुए और उन्हें तबाह कर दिया। तो चीन पर्दे के पीछे एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जो सामने दिख रहे हैं वो है पाकिस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री शरीफ और सबसे अहम जनरल मुनीर। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप जानते हैं नहीं, मैं माल है कि कुछ मुद्दे हैं। कुछ लोग जनरल मुनीसन और मैडकॉन को पहचानते हैं। जो है सो है। यहाँ पाकिस्तान के आंतरिक मामले दोनों का मानना है कि ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी जोड़े की खराब शादी में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें खुद ही सुलझाने देना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि हम उसे सुलझाएं, हम तो बस ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हमने अभी देखा और जो पिछले रविवार को हुआ वो 2 मायनों में बहुत अहम था। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच हुई उस बैठक की मध्यस्थता जिसमें असल में कुछ प्रगति हुई, भले ही डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां चल रही थीं। लेकिन उसी समय काहिरा में हुई बैठक, जिसे एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार ने बुलाया था, इस बार वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, साथ ही मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। ये सब एक साथ आए हैं ताकि उस नए सुरक्षा ढांचे को मान्यता दे सकें।
जिसके बारे में व्लादिमीर पुतिन ने करीब 2 महीने पहले ईरान के विदेश उपमंत्री अरगची से बात की थी। और फिर एक हफ्ते बाद अरगची बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलते हैं और वही बात दोहराते हैं, एक नया सुरक्षा ढांचा। तो साफ है कि ये वही प्रक्रिया है जिस पर रूस और चीन पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरी पहल का चेहरा बनकर सामने आया है, और जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं इसे जितना कहा जाए कम है। हम दुनिया की अवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। हो इसकी पूरी गहराई से नहीं बज पा रहा हूँ, लेकिन इस बहुत परफॉर्मेंस है, ये हमारी स्टाफ के सामने हो रहा है। बिल्कुल लैरी, और जो रूस और चीन के बीच बातचीत चल रही थी, जो उन्होंने पूरे यूरेशिया के लिए योजना बनाई थी, अब हम उसे वास्तविक समय में होते देख रहे हैं। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के इस जुड़ाव में पाकिस्तान दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों में से एक अब एक तरह से सुरक्षा छतरी और नई सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा तैयार कर रहा है, जो ज्यादातर पश्चिम एशिया, कम से कम जीसीसी के ज्यादातर हिस्से को कवर करेगा। इस वक्त यूएई इस तस्वीर से बाहर है क्योंकि शुरू से ही उन्होंने गलत पक्ष पर दाम लगाया था। तो अब हमारे पास 4 शुरुआती सुन्नी देश हैं जो एक साथ तालमेल में हैं, और इनकी पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी। ये शुरुआत में ही हुआ था, उस समय जब इस्लामाबाद में बैठक की संभावना भी बस बन ही रही थी, जहां एक तरफ गालिबाफ थे और दूसरी तरफ जेडी। यही वो पहली बैठक थी जहां ये चौकड़ी एक साथ आई, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र। Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The next day, Pakistan's foreign minister अगले ही दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग के लिए विमान में सवार हुए ताकि वांग यी को पूरी घटना समझा सकें। और फिर जैसा कि उम्मीद थी, चीन ने पर्दे के पीछे से तालमेल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा और गहराई में जाओ, ये काफी नहीं है। उस पूरी प्रक्रिया का नतीजा था इस्लामाबाद की पहली बैठक, जो जैसा कि हम सब जानते हैं आखिर में पटरी से उतर गई। लेकिन उसी ने अगली बैठक की संभावना के लिए रास्ता खोला। वो बैठक जिनेवा में होनी थी। आखिरकार पिछले हफ्ते बर्गेनस्टॉक में वो बैठक हुई, और पूरा मध्यस्थता का काम पाकिस्तान ने किया, कतर की मदद से। दोनों अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे थे, पाकिस्तान राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर, और कतर वित्तीय मोर्चे पर, क्योंकि ईरान के जो मशहूर 6 अरब बाद में $12 अरब के जमे हुए फंड हैं, वो कतर के बैंकों में रखे हैं। यहीं पर कतर की भूमिका आती है, और उसके पीछे चीन है, जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस नदी के बहाव को देख रहा है, सब कुछ ध्यान से देख रहा है, क्योंकि ये सब उनके पाकिस्तान और ईरान दोनों के साथ रणनीतिक रिश्ते का हिस्सा है। यहीं पर चीन की नई सिल्क रोड यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात आती है। ये दोनों देश उस बड़े विचार के अहम साझेदार हैं जो 21वीं सदी की चीनी विदेश नीति का आधार है, सबके साथ व्यापार करो। यही तो BRI का असली मकसद है, और इसमें हैरानी की बात नहीं कि दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए चीन उनका नंबर 1 साझेदार है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों में, जहां मैंने अपनी जिंदगी का काफी समय बिताया है, हर एक का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन ही है। मध्य एशिया के लगभग हर देश के लिए भी चीन शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और ईरान के लिए तो वह एक प्रमुख साझेदार है। उनके ईरान के साथ जितने रणनीतिक रिश्ते हैं, उतने ही पाकिस्तान के साथ भी हैं। तो जैसा लैरी ने अभी सही कहा, पश्चिम एशिया में जो पूरा भू राजनीतिक पलटाव हुआ है, वो असल में यूरेशिया के बड़े बदलाव का हिस्सा है। यूरेशिया के उस अहम हिस्से में, जहां सिर्फ 3 महीने पहले तक हमें लगता था कि बस अब खेल तय हो गया है, अमेरिका हमेशा के लिए इस पर नियंत्रण रखेगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस युद्ध के सबसे अहम नतीजों में से एक है जिसे हमें बार बार दोहराना चाहिए। ये अमेरिका की एक बड़ी रणनीतिक हार थी, क्योंकि उनके पास न तो कोई प्लान बी था, न सी, बल्कि शुरुआत में ही कोई प्लान ए भी नहीं था। और इस पर लैरी घंटों बात कर सकते हैं, है ना? तो अब हम उसके नतीजे देख रहे हैं, और पश्चिम एशिया भी इन नतीजों को झेल रहा है।
reaping the results, and West Asia is reaping these results. So what we saw in Burgenstock and what we're going to see तो जो हमने बर्गनस्टॉक में this देखा Thursday और जो or हम इस Friday, गुरुवार या when शुक्रवार को देखने Prime वाले हैं, Minister of Pakistan जब पाकिस्तान के and General प्रधानमंत्री Munir are और flying जनरल to मुनीर रियाद Riyadh जा रहे हैं to meet MBS से आमने सामने face मिलने to face और अपने सैन्य समझौते to के the अगले next चरण पर stage बात of करने, their military वो असल में ये plan, है which is कि ठीक है essentially, दोस्तों, okay अब आप guys, पश्चिम now एशिया के you लिए सुरक्षा are छतरी संभालने जा रहे हैं, run the security हमारे लिए umbrella for West यानी Asia सऊदी for अरब के us, लिए Saudi और उन Arabia, दूसरे and for GCC other देशों के GCC लिए members जो that इसमें we दिलचस्पी ले सकते हैं। कतर, Qatar, कुवैत, Kuwait, यूएई, UAE, ये सब धीरे धीरे they're gonna wake जागेंगे, up, but it's gonna लेकिन take a few इसमें months. कुछ महीने And लगेंगे। of course, this is not और हाँ, antagonistic ये to ईरान Iran, के खिलाफ because नहीं this है, has been क्योंकि already इस पर पहले ही discussed with ईरान से Iran, बात हो चुकी है। because Pakistan is in पाकिस्तान इस the मामले में for ईरान का Iran. मध्यस्थ है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि The राष्ट्रपति fact that पुतिन ने President इस हफ्ते Zelensky युद्ध urged शुरू होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में किसी तटस्थ यूरोपीय राजधानी की बजाय It was not to a neutral European capital. It was not to Beijing. It was to Islamabad. ये बीजिंग की बात नहीं थी, where, ये इस्लामाबाद की Mr. थी, Zikan tells us जहां मिस्टर how जिक्री he हमें was बताते received हैं कि उनका as स्वागत hero, एक हीरो as की तरह हुआ, brother, एक as भाई one की of तरह, us. जैसे वो हमारे ही It's हों। not only the ये guns सिर्फ being at एयरपोर्ट the पर airport, तोपों की jets सलामी flying या ऊपर उड़ते overhead, जेट्स या शरीफ की रिसेप्शन तक reception, सीमित नहीं the था। way he was treated, बात the इस way बात he की थी had, कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया bilaterals and और इस्लामाबाद में उन्होंने multilateral कैसे meetings with द्विपक्षीय Islamabad और discussing बहुपक्षीय everything, बैठकें की, including the हर very, मुद्दे पर very चर्चा हुई, important angle जिसमें for, पाकिस्तान के लिए बेहद अहम पहलू भी शामिल था। finally, one of the आखिरकार big उस बड़े soap ड्रामे का operas of एक और one अध्याय of our सामने आया, years ago जिसे मैंने सालों पहले Pipeline पाइपलाइनिस्तान कहा था, which is a यानी ईरान पाकिस्तान गैस involving पाइपलाइन। soap opera अब that जाकर इस Iran पाइपलाइन को पूरा Pakistan करने के gas लिए pipeline. सब कुछ तैयार है Finally, we have और a पाकिस्तान को significant इसकी for this ज़रूरत भी है। pipeline too. पाइपलाइनें अक्सर देशों के बीच एक तरह की नाल की तरह होती हैं जो उन्हें जोड़ती हैं। तो अगर हम इसे शांति के लाभ के रूप में देखें जो देशों को जोड़ने वाली पाइपलाइन से मिलता है, तो ये लगभग बेजोड़ है और यही इसका हिस्सा है। practically unbeatable, and this is part of so it's not only about security, तो ये it's सिर्फ about सुरक्षा का energy, मामला नहीं and है, it's about ये ऊर्जा से जुड़ा है और साथ ही नए सिल्क रोड के असर से भी। पाकिस्तान में जो नए सिल्क रोड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक का हिस्सा है, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, वही बात ईरान पर भी लागू होती है, क्योंकि हमारे पास उदाहरण के तौर पर चीन ईरान रेलवे है जिसे चीन ने बनाया और उसी ने फंड किया। ये एक ज़मीनी संपर्क गलियारा है जो मध्य एशिया के रास्ते ईरान और चीन को जोड़ता है, लेकिन अब ईरान के पास चीन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए एक और संपर्क मार्ग भी है। और कुछ मिनट पहले जो आप चाबहार के बारे में बात कर रहे थे, लैरी, वो पिछले 3 महीनों में हुई सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। ग्वादर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अरब सागर पर स्थित बंदरगाह है, वो चाबहार से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और चाबहार ईरान सिस्तान बलूचिस्तान में है। मैं पिछले साल वहाँ था जब हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर पर अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। चाबहार बंदरगाह के अधिकारियों ने मुझे पूरा इलाका दिखाया। उन्होंने कहा, देखिए वो जो क्रेन है न वहाँ, इन्हें भारत ने लाया है। भारत की वहाँ अच्छी खासी मौजूदगी है, उन्होंने यहाँ निवेश भी किया है। फिर मैंने चारों तरफ देखा तो 2 चीनी टैंकर नजर आए। मैंने पूछा, क्या चीन वाले भी यहाँ आ रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वो ज़्यादातर बंदर अब्बास जाते हैं जो फारस की खाड़ी का बहुत बड़ा बंदरगाह है, लेकिन अब यहाँ भी आने लगे हैं। तो देर सबेर चाबहार में और ज़्यादा चीनी माल उतरेगा और चीनी निवेश भी बढ़ेगा। ईरानियों की योजना है कि चाबहार को चीन के शेनजेन जैसा एक मॉडल शहर बनाया जाए। बात वही है, फ्री पोर्ट, फ्री जोन, और हम सबके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब जब ये दौर खत्म हो जाए, खैर मैं खत्म नहीं कहूँगा, मान लीजिए इसके बाद शायद लैरी मुझे ठीक कर सकता है। मौजूदा ठहराव के बाद, जो कि MOU है ना, यही मौजूदा ठहराव, हमें नहीं पता ये आगे कहाँ जाएगा, लेकिन ईरान, पाकिस्तान और चीन के बीच जो भू आर्थिक तालमेल है वो अनंत तक बढ़ सकता है। और फिर दूसरे और तीसरे चरण में GCC देशों के निवेश, खासकर सऊदी अरब के, ईरान के अंदर भी हो सकते हैं, और ये सब पाकिस्तान के माध्यम से तय होगा। तो जो हम देख रहे हैं
वो है पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया तक के इन अहम खिलाड़ियों का ऐसा जुड़ाव जिसकी हमने 3 महीने पहले तक कल्पना भी नहीं की थी। Players from West Asia to South Asia that we could not even imagine 3 months ago. Right. Yeah. The other thing to हाँ be बिल्कुल। aware of देखिए, is, एक और बात ध्यान देने वाली है। watching in the West, Fox News. अगर आप पश्चिम में हैं, Donald Trump. फॉक्स न्यूज़ देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे हैं, तो लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वो कहते हैं कि ईरान उनके शिकंजे में है, उनके पास अमेरिका की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और फारस की खाड़ी से तेल लगातार बह रहा है, लेकिन ये सब झूठ है। There are a couple of different ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उनमें से एक है marinetraffic.com। जब आप marinetraffic.com पर जाते हैं तो वहां आपको असल में दिखता है कि कौन से जहाज वहां हैं, कौन से चल रहे हैं और कहां जा रहे हैं। और जो बात दिलचस्प है वो ये कि फारस की खाड़ी में बहुत ही कम जहाज अंदर जा रहे हैं। शायद 12 जहाज वहां से बाहर निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं चीन, सिंगापुर और की तरफ, या सब इंग्लिश फ्योर्ड हर्ट। and India. Yeah, so it's Asia. Now, the rest of the Southeast Asian countries are still hurting. अब बाकी के दक्षिण पूर्व एशियाई देश अभी भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। 19 million barrels of oil. तो ये पहली बात है। He's trying. ट्रंप का दावा है कि 19 मिलियन बैरल तेल बाहर निकला है। वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप को तेल से जुड़ी एक बड़ी दिक्कत है और उस दिक्कत को इस तरह समझा जा सकता है। उन्हें तय करना है कि डीजल बनाएं या एविएशन फ्यूल। पर्शियन गल्फ से निकलने वाला भारी क्रूड वेल, जो दुनिया की कुल आपूर्ति का करीब 20% है, उसमें आई रुकावट ने पूरी दुनिया में गहरा असर डाला है। इससे डीजल और एविएशन फ्यूल बनाने के लिए उपलब्ध तेल की मात्रा में भारी कमी आई है। अब अगर हम 28 फरवरी से पहले की बात करें, यानी रमजान युद्ध शुरू होने से पहले, तब दुनिया भर में डीजल की एक तय मांग थी और एविएशन फ्यूल की भी एक तय मांग थी। जब रिफाइनरी को एक बैरल तेल मिलता है तो वो ये नहीं कहती कि ठीक है, 60% डीजल बनाएं और 40 एविएशन फ्यूल। 60% diesel and 40% aviation. No, they have to make a choice. They make either diesel. नहीं, उन्हें एक चुनाव करना पड़ता है। या तो वे डीजल बनाते हैं या फिर एविएशन फ्यूल। दोनों चीजें एक साथ नहीं बन सकती। तो वे कोशिश करते हैं कि मांग पूरी हो और सप्लाई स्थिर बनी रहे। जब युद्ध शुरू हुआ तो अचानक एविएशन फ्यूल की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ गई। अगले 40-45 दिनों में उस ईंधन का इस्तेमाल बेहद ज्यादा हुआ। असल में करीब 4 महीने तक चलता रहा और इससे मांग और बढ़ गई। इसी बीच पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका में, उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स खाली करने शुरू कर दिए। एक ऊर्जा विशेषज्ञ जिन पर मैं भरोसा करता हूं, उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिका के पास अब सिर्फ 2 हफ्तों की सप्लाई बची है। और उस वक्त अमेरिका के उपभोक्ताओं के सामने एक मुश्किल चुनाव होगा। या तो बड़े ट्रकों के लिए डीजल कम होगा, जो खाना और सामान किराने की दुकानों तक पहुंचाते हैं, या फिर नागरिक हवाई जहाज़ों के लिए एविएशन फ्यूल की कमी होगी। अभी समुद्र में इतना तेल मौजूद नहीं है जिसे रिफाइनरियों तक पहुंचाकर समय पर रिफाइन किया जा सके ताकि ज़रूरत के मुताबिक डीजल या एविएशन फ्यूल तैयार हो सके। तो ये उन पर्दे के पीछे चल रही बड़ी और गंभीर बातों में से एक है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का कोई नियंत्रण नहीं है। और अगर मान लीजिए बहुत सारे जहाज फारस की खाड़ी की तरफ भी चले जाएं, तब भी इससे कुछ नहीं बदलेगा। एक और बात याद रखनी चाहिए, बीच में एक बड़ी रुकावट है। The other thing to remember is that there's a obstacle. All those ships that have been sitting idle for 4 months. जो सारे जहाज पिछले 4 महीनों से खड़े हैं, अब वो बस तेल भरकर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें फिर से चलाने से पहले कुछ मरम्मत और बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होगी। और इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि वहां इतने जहाज नहीं जा रहे, वो है बीमा का मसला। जब तक वहां बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ है और अमेरिकी युद्ध विभाग कह रहा है कि उन सुरंगों को हटाने में 6 महीने तक लग सकते हैं, तब तक लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बीमा कंपनियां उन जहाज़ों को वहां से गुजरने का बीमा नहीं करेंगी। तो ये उन पृष्ठभूमि वाली परिस्थितियों में से एक है जहां ईरान अब भी हालात पर काफी हद तक नियंत्रण में है। मिस्टर जी? Mr. Z?
I would like at this point, this is a good chance. मैं चाहूंगा कि इस मौके पर जो एक अच्छा समय है, आप में से कोई, शायद पेपे तुम ही ये करो, थोड़ा संदर्भ दो कि ईरान कैसे उस युद्ध की शुरुआत में, जब उस पर दिन रात हमले हो रहे थे, इराक के लिए एक नेट सुरक्षा प्रदाता बन गया। When Iran was being hit day and night. Well, we have देखिए, हमारे पास एक बेहद संवेदनशील जानकारी आई है, जिसकी वजह से हम आपको यह नहीं बता सकते कि असल में तकनीकी तौर पर क्या चल रहा है। इसलिए हम इसे बताने के लिए एक तरह से चीनी तरीका अपनाने जा रहे हैं, यानी हम रूपक, प्रतीक, कहावतें या थोड़ा रहस्यमय अंदाज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान को आखिरकार एक ऐसा तरीका खोजने में मदद की जिससे वो अपने शीर्ष नेतृत्व की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से की गई हत्याओं का जवाब दे सके। मुझे यकीन है आप में से कई लोग सिर्फ इस एक वाक्य से ही अपने निष्कर्ष निकाल लेंगे, और इसके असर बहुत गहरे हैं। हाँ, इसका सीधा संबंध चीन की तकनीकी प्रगति से है, और हाँ, इसका संबंध पाकिस्तान की तकनीकी प्रगति से भी है। कुछ ऐसा जो उनके पास कम से कम पिछले 2 सालों से इस्लामाबाद में स्थित एक तकनीकी केंद्र में मौजूद है। in a technological center based in Islamabad, and this was transferred to the Iranian leadership. और ये जानकारी ईरानी नेतृत्व को तुरंत भेज दी गई थी अली लारिजानी की हत्या के बाद। उस समय वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे। उस वक्त नेता मुस्तफा खामेनेई को छोड़कर, जो 28 फरवरी को लगी गंभीर चोटों से अभी भी उबर रहे थे, लारिजानी ही ईरान में सबसे ऊंचे पद पर माने जाते थे। अब एक बात साफ दिखती है, और आप रिकॉर्ड देखकर इसे हर जगह से पुष्टि कर सकते हैं, कि अली लारिजानी की हत्या के तुरंत बाद ईरानी नेतृत्व पर होने वाली टारगेटेड हत्याएं पूरी तरह बंद हो गईं। और यही इस बात का पक्का सबूत है कि इस्लामाबाद ने तेहरान को जो तकनीकी सब वारफेयर ट्रांसफर की थी, वो बेहद असरदार साबित हुई। और इससे जाहिर है एक बहुत बड़ा अतिरिक्त संकट पैदा हुआ, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। तो हाँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से नाम, कौन सी कंपनियां और कौन कौन सी आई एजेंसियां शामिल हैं। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि इस बेहद संवेदनशील जानकारी के साथ हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये बात सीधे तौर पर पुष्टि की गई है, और यही बताती है कि इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति पेसाचकिन का इस्लामाबाद में इतने सम्मान और अपनापन के साथ स्वागत क्यों किया गया, जैसे वे सचमुच एक भाई हों। और यही वजह है कि ईरान के नेताओं ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इस्लामाबाद को चुना, न कि किसी और जगह को, यहाँ तक कि चीन को भी नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, और ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इस्लामाबाद और तेहरान के बीच भरोसे के एक नए स्तर को दिखाती हैं, जो 3 महीने पहले तक, मेरा मानना है, और शायद मिस्टर ज़ियालारी भी सहमत होंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे, है ना? बिल्कुल। Right, right. Well, in fact, there's देखिए, सच तो ये है कि मैं द इंटरसेप्ट में जेरेमी स्केहिल के काम की बहुत इज्जत करता हूँ। वो लोग अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया कि असल में कतर ही सब कुछ चला रहा है, वही आगे है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। and that's just absolutely not true. Brace pull estoka. Qatar is actually, I will say, favorably disposed. हाँ, कतर दरअसल मैं कहूँगा ईरान के प्रति काफ़ी हद तक सकारात्मक रुख रखता है। वजह यह है कि 2017 में जब सऊदी अरब और अमीरात दोनों ने मिलकर कतर को अलग थलग करने और उस पर दबाव डालने की कोशिश की थी, तब ईरान ही था जिसने कतर की मदद की थी। तो उस वक्त इसराइल खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां ईरान कतर का समर्थन कर रहा था, यानी कतर उतना अलग थलग नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। लेकिन अब कतर एक भूमिका निभा रहा है, कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर या फिर एक जूनियर पार्टनर के तौर पर इस पूरी कोशिश में। क्योंकि रविवार को जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे थे कि on Sunday when Donald Trump was insisting that Pakistan that Iran would not get a पाकिस्तान ने कहा था कि ईरान को एक पैसा भी नहीं मिलेगा
जबकि हकीकत ये थी कि उनके जमे हुए फंड्स को रिलीज किया जाना था। शर्त ये थी कि ईरान को अमेरिकी प्रोडक्ट्स ही खरीदने होंगे और हर डॉलर पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल रहेगा। फिर सऊदी अरब और उसके बाद कतर दोनों ने ये मान लिया कि वे 12 अरब डॉलर एडवांस देंगे। मतलब कतर पैसे देगा ताकि ईरान को अमेरिका के पास जाकर अपनी ही रकम के लिए भीख नहीं मांगनी पड़े। वो पैसा उनका अपना है, हाँ, उनका ही पैसा। वो किसी से मदद नहीं मांग रहे, बस अपना पैसा वापस जानते हो, बस लौटा दो। तुमने छीना था, अब वापस दो। और इसी में कतर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। Qatar played an important role in that. It was interesting the other day too. We all saw the video. पिछले दिन की बात भी दिलचस्प थी। हमने सबने वो वीडियो देखा जिसमें कतर के विदेश मंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। जनरल मुनीर ने भी उतनी ही गर्मजोशी से, लेकिन एक व्यक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। बाद में कतर के विदेश मंत्री ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसा जानबूझकर नहीं हुआ था, हमारी तो बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। लेकिन सच तो यह है कि वो बस बात को संवारने की कोशिश कर रहे थे। असल में ये एक संदेश देने का तरीका था, बहुत सूक्ष्म नहीं मैं कहूँगा, लेकिन संदेश साफ तौर पर पहुँच गया। और वो संदेश ये था कि अब वो दौर खत्म हो गया है जब अमेरिका इन खाड़ी देशों को धमकाकर या दबाव डालकर अपनी बात मनवाता था। Mr. Z, I cannot overemphasize मिस्टर जेड, मैं ये बात जितनी जोर से कहूँ उतनी कम है। आपने जो कहा है वो बहुत अहम है। आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया है और लोग अब खुद बाकी बातों को जोड़ सकते हैं। वो जो खाली जगह हैं खाली छोड़ी गई हैं ताकि कोई अपनी समझ से उन्हें भर सके। मैं बस एक बात जोड़ना चाहूँगा जो शायद संदर्भ के लिए ज़रूरी है। इस युद्ध से पहले ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां काफी ज्यादा थीं और पाकिस्तान ने ईरान से कई शिकायतें की थीं। पाकिस्तान के मुताबिक ईरान ने उस पर सही कार्रवाई नहीं की। फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने सबने देखा क्या हुआ। पूरी दुनिया ने देखा सिर काटने जैसी कार्रवाइयां जो इजरायली अक्सर करते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। उन्हें लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी तकनीकी क्षमता है। यूमारसी great technical skill, kill everybody, and that happened. And then Ali Larijani और फिर वो हुआ। in the house of अली लारिजानी अपनी बेटी के घर में रोजा खोलते वक्त मारे गए। उनका बेटा मारा गया। उनका चीफ एफ स्टाफ भी मारा गया। पाकिस्तान ने ईरान को इस मामले में मदद की पेशकश की क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने चीन की ऊंचे स्तर की मदद से एक तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। उन्होंने अपनी खुद की तकनीक विकसित की और कहा, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, कृपया हमें मदद करने दीजिए। उसके बाद दुनिया बदल गई। उस घटना के बाद से एक भी ईरानी नेता की हत्या नहीं हुई, एक भी नहीं। और जो लोग चीजों को जोड़ने की समझ रखते हैं वो खुद समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों ईरान ने उसके बाद पाकिस्तान को इतनी मजबूती से गले लगाया। तो अब आखिरी बात तुम बताओ पेपे, तुम तो दुनिया घूमने वाले हो। I will let you do the final call. Pepe, you are the world trotter. no, come on, not final call. नहीं, ये आखिरी फैसला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी बात है। ध्यान दीजिए कि रियाद में गुरुवार और शुक्रवार को क्या होने वाला है जब पाकिस्तानी अधिकारी MBS से मिलने जा रहे हैं, और MBS के फैसलों पर भी नज़र रखिए। तो इस दौरे से जो भी नतीजे निकलेंगे उसी पर निर्भर करेगा कि हम, यानी ये नाव, बल्कि कहें तो पश्चिम एशिया की नई सुरक्षा व्यवस्था की ये सुपरफास्ट नाव अल नूर से कितनी सहजता से आगे बढ़ेगी। Will be sailing smoothly from Al Noor. I will make one additional comment if you allow me. अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रेटन वुड्स के बाद की आर्थिक व्यवस्था के साथ काम करते हुए बिताई है। मेरा पूरा करियर उसी क्षेत्र में गुजरा है और मुझे उसके बारे में काफ़ी जानकारी है। पेट्रोडॉलर, मैंने उसे अपनी आंखों से बनते देखा था जब ट्रेजरी सेक्रेटरी बिल साइमन और किसिंजर ने अपनी कई बातों के उलट फैसल से तेल की कीमत बढ़ाने को कहा था। तेल की कीमत बढ़ाने को, घटाने को नहीं। अब पेट्रोडॉलर का युग खत्म होने जा रहा है।
आइए इस चैनल पर इसे जोर से और साफ साफ कहें, पेट्रोडॉलर का युग समाप्ति की ओर है। आज से 5 साल बाद इसकी वैल्यू आज की तुलना में आधी रह जाएगी और 10 साल बाद ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और तब समझदार लोग सोचेंगे कि अमेरिका अपने $40 ट्रिलियन के कर्ज को कैसे संभालेगा। How the US is going to finance its $40 trillion of debt. Yeah, and well, in fact, let me give a challenge. ठीक है, दरअसल मैं वहां बाहर सबके लिए एक चुनौती रखना चाहता हूं, जो भी देख या सुन रहा है। हाँ, आप अपना पसंदीदा AI इंजन लीजिए, चाहे वो ChatGPT हो, ग्रॉक हो या क्लॉड, और उससे एक आर्थिक सवाल पूछिए, ऐसा जो मध्य पूर्व और तेल से जुड़ा हो, जैसे ओपेक की स्थिति का कोई उदाहरण। आप देखेंगे कि इन इंजनों में एक तरह का अंदरूनी झुकाव होता है, एक मान्यता कि पेट्रोडॉलर बहुत मजबूत है, उस पर किसी बाहरी असर का कोई खतरा नहीं, और वो एक ठोस हकीकत है। फिर वापस जाए और उन जगहों की तरफ इशारा कीजिए जहां ये बात अब बिल्कुल सच नहीं रह गई है। और सच कहूं तो इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं होता जब ये तथाकथित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद मान ले कि वो उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी दिखती है। So-called artificial intelligence having to admit that it's not so intelligent. सब कुछ उस समझदार आदमी पर निर्भर करता है जिसने एक किताब ली, जो शायद उतना समझदार न भी हो। So intelligent. Well, En is vakt to hoorbaar, voor wie die seppes een vet en na dit woord te mannen op grave het. tectonic shift taking place right now. Yes, no, absolutely. And that's why we can't emphasize it हाँ, enough. that, बिल्कुल। what और यही वजह है कि हम इस बात पर जितना जोर दें कम है। history being made in हम the इतिहास को same बनते हुए देख रहे हैं, aftermath of ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद न्यू हैम्पशायर में हुई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नए वैश्विक आर्थिक ढांचे की नींव रखी जा रही थी। फिर 1972 में एक तेज बदलाव आया, गोल्ड स्टैंडर्ड से पेट्रोडॉलर सिस्टम की ओर, और वो पेट्रोडॉलर का दौर अब तक 53 साल चला है। And that petrodollar era, it's lasted 53 years. But now we're on the cusp of something brand new. लेकिन अब हम एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर हैं। Unleashed on अमेरिका ने जो युद्ध ईरान पर छेड़ा है, विडंबना यह है कि ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम ने रूस को 2022 में उस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के लिए उकसाया था, इसने एक नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी है और उसके विकास को तेज भी कर दिया है। अब नई आर्थिक और व्यापारिक प्रणालियां बन रही हैं, जो वैश्विक व्यापार को आसान बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं। इस वक्त जो तेल फारस की खाड़ी से बाहर जा रहा है, उसका ज्यादातर हिस्सा ईरान का है और वह मुख्य रूप से चीन जा रहा है, और ईरान इसके लिए भुगतान नहीं कर रहा। यानी ये डॉलर खरीद कर तेल बेचने या खरीदने का मामला नहीं है, ये लेन देन चीनी युआन में हो रहा है। ये चीन की प्रणाली, जिसे क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम या CIPS कहा जाता है, उसके जरिए चल रहा है और वही पूरी से अमेरिका के नियंत्रण से बाहर। completely outside the control of the United States. And this is one of the direct consequences. और यही तो उस युद्ध का सीधा नतीजा है, लैरी। ये युद्ध बाकी बातों के साथ साथ पेट्रोडॉलर की रक्षा के लिए लड़ा गया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने पेट्रोयुआन के भविष्य को और तेजी से आगे बढ़ा दिया। ये हमारे सामने इतिहास की उन दिलचस्प विडंबनाओं में से एक है। बस यही फर्क है। In front of us, that's the difference. Yeah, it reminds me of the end of that movie, The Hunt. You know, always, मुझे उस फिल्म के अंत की याद आती है। मैं अक्सर फिल्मों का जिक्र करता हूँ, द हंट फॉर रेड अक्टूबर की। उसमें एक रूसी यानी सोवियत पनडुब्बी सीन कॉनरी वाली पनडुब्बी का पीछा कर रही होती है। हाँ, और फिर वो कहते हैं, ठीक है, टॉर्पीडो को ऐसे सेट करो कि उसमें कोई देरी न हो, बस सीधे चला दो। वो टॉर्पीडो दागते हैं और आखिर में वही टॉर्पीडो घूमकर वापस आता है और उन्हें खुद ही मार देता है। यही इस वक्त पश्चिम के साथ हो रहा है, यही उसका रूपक है। that's the metaphor for what's happening to the West. यही उस चीज का रूपक्स जो हम एबिटीनिंग। No, absolutely. Yes, and I want to बिल्कुल, make a plug for हाँ। our और अगर show. आपको आपत्ति न हो तो मैं हमारे शो के लिए एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा। हमने इसे शुरू किया है ताकि आपको बहुत ही उच्च स्तरीय जानकारी मिल सके, ऐसी जानकारी जो पूरी तरह भरोसेमंद स्रोतों से ली गई है और आपको उन लोगों के जरिए दी जाती है जिन पर आप पिछले 30-40 सालों से भरोसा करते आए हैं, जैसे पेपे एस्कोबार, लैरी जॉनसन और विजय प्रसाद।
गुरुवार को फादी लामा होंगे, जो लिबनानी हैं और इस काम में पूरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और शायद एक दो और लोग भी शामिल हों। इस पॉडकास्ट, इस शो का पूरा मकसद है आपको ऐसी जानकारी देना जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, न BBC पर, न CNN पर, न ही न्यूयॉर्क टाइम्स में। लेकिन ये जानकारी पूरी तरह प्रामाणिक है और बिना किसी सजावट के सीधे आपके सामने रखी जाती है। तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। The thing, hem scav valenik, sir. So that we can continue doing this. Yep, this हाँ, ये तो हर हफ्ते देखने लायक शो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीन। Thanks so much, Lee, man. Yes, we हाँ, are हमने तय to साओ have लैरी हमारे साथ होंगे। at, किस समय लैरी? what time is it, Larry? Well, you and I, we do it at वकुर, but it's तुम really और more, मोर में से 2 it's बजे put कर रही, out by, लेकिन ये रिकॉर्ड होकर शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम पर जारी हो जाता है। which, you know, और हाँ, this अब is इसे ग्लोबल going एसिंग, global. तो तुम अपने टाइम जोन के हिसाब से इसे देख You get पाओगे to थे। watch it at some point in your time zone. Yeah. Yes. हाँ हाँ बिल्कुल। ये अब दुनिया भर में करीब 10 भाषाओं में एक हफ्ते के अंदर, और पेपे एस्कोबार हर मंगलवार को आते हैं, पेरिस के समय के हिसाब से। Paris time 9 p.m. रात 9 बजे सेंट्रल यूरोपियन समय। Europe. and on और बुधवार को हम तीनों होंगे। हाँ, yes. और जब तक हमारे पास जैसोम रहमा विद ब्रेक तक जरूर पहुंचे है, that's what Katrang. We believe you must know. Borai, Behofri Thais. Very much. Thank you very much for watching. और मैं इस वक्त ब्रोथ पॉइंट Again and I have a song did the month. next week. और कल आप a step with Gneis Squirtant and point thing in more effort. Both wound your cause king. Both outward. Namaste. Thank you very much. Bye bye.